अस्सलामुअलैकुम जाने जहां में खुशामदीद। आब हयात की एक और नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जी जनाब, एक और नई एपिसोड आ चुकी है, लेकिन एपिसोड को शुरू करने से पहले एक बात, और वो बात ये है कि आज की एपिसोड को पूरा सुनने के बाद आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपको नॉवेल में इस एपिसोड में कौन सी लाइन सबसे ज्यादा अच्छी लगी या कौन सा डायलॉग आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया। वो डायलॉग आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मेरे सुनने वाले जो लोग हैं उनकी चॉइस कैसी है, उन्हें पसंद क्या आ रहा है। तो कमेंट में ये बताना मत भूलिएगा, क्योंकि नॉवेल की तारीफें बहुत हो चुकी हैं अब तक। तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको हर एपिसोड में, ये इस एपिसोड के लिए नहीं है, हर एपिसोड में जो भी लाइन, जो भी चीज, जो भी सीन, जो भी डायलॉग आपको अच्छा लगता है, वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और इस वक्त सबसे ज्यादा आपको कौन सा कैरेक्टर पसंद आ रहा है नॉवेल में, वो भी बताना मत भूलिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लेना। सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो एपिसोड्स फट आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए एपिसोड को शुरू करते हैं। पिछली एपिसोड कुछ वहां पे खत्म हुई थी जहां पे इमामा के मूड स्विंग्स अभी भी बरकरार थे। सालार बाहर था, लेकिन उसे उसकी गैर मौजूदगी में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। हर चीज, चाहे वो शॉपिंग मॉल हो, चाहे वो घर हो, कॉफी हो, छत पे मौजूद छिपकली हो, कुछ भी हो, उसे किसकी याद आ रही थी? सिर्फ और सिर्फ सालार की। और इस वजह से वो बेहद चिड़चिड़ी भी हो चुकी थी। सालार को तो उसके बनते बिगड़ते मूड की समझ नहीं आ रही थी, लेकिन खुद इमामा को भी अपने आप की समझ नहीं आ रही थी। वो सारा दिन उसके बारे में ही सोच कर उदास होती रहती थी, और उससे बात करते हुए वो बिला वजह उससे झगड़ती थी। उसे उस पर शदीद गुस्सा भी आता था, और क्यों आता था ये उसकी समझ से बाहर था। वो कई सालों बाद इतने लंबे डिप्रेशन का शिकार हुई थी, और जिंदगी में पहली बार इन 3 हफ्तों में वो एक नॉवेल भी मुकम्मल नहीं कर पाई थी। पेंटिंग तो खैर दूर की ही बात थी। वो सारा दिन टीवी ऑन किए उसकी कॉल के इंतजार में बैठी रहती, या फिर कंप्यूटर ऑन किए पुरानी ईमेल्स पढ़ते हुए किसी नए ईमेल के लिए बैठी रहती। चंद लाइंस की वो ईमेल्स जिसमें वो उसका हाल पूछता था और अपनी एक्टिविटी बताते हुए उससे पूछता था कि वो क्या कर रही है, वो उन ईमेल्स को दर्जनों बार पढ़ती थी। फिंगर टिप्स पे से याद हो चुके थे उसके वर्ड्स। एक लंबा चौड़ा जवाब लिखकर उसकी ईमेल के इंतजार में वो सारी रात उसकी चीजें निकालकर साफ कर करके रीअरेंज करती रहती, या फिर उसकी कलेक्शन में मौजूद चार्लिस थैरन की मूवीज देखती रहती। ये वाकई बेबसी की हद थी कि उसे वो एक्ट्रेस जो बहुत बुरी लगती थी, अब वो भी बुरी लगना बंद हो गई थी, जिसको वो पहले सालार के सामने देखना पसंद नहीं करती थी। शायद जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि जो इंसान आपको पसंद हो, उसकी चॉइस, उसे जो चीज पसंद हो, चाहे वो आपको पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन ये सोच के कि उसे पसंद है, आपको खुद ब खुद ही पसंद आने लग जाती है। तो कुछ इमामा के साथ भी ऐसे ही हो रहा था। हर रोज खाने की टेबल पर वो उसके बर्तन भी लगा देती, ये जैसे खाने की टेबल पर अपनी तन्हाई दूर करने की कोशिश थी। और रात को सोने के लिए अपने बिस्तर में लेटे वो लाइट ऑफ करने के बाद भी करवट लिए कितनी देर उसके बिस्तर और सिरहाने को देखती रहती। और सोने से पहले लाइट ऑफ करने के बाद भी उसे कुछ देर बातें किया करती थी, और अब ये खामोशी उसके आसाब को बुरी तरह मुजमल कर रही थी। ईद के लिए इस्लामाबाद जाने तक घर की उस खामोशी और तन्हाई ने उसे मुकम्मल तौर पर हवास बाख्ता कर दिया था। इस्लामाबाद से आने के बाद भी उसने खुद को बेहतर महसूस नहीं किया था, और सालार की पूरी फैमिली में से सिर्फ अम्मार और युसरा ईद मनाने के लिए वहां मौजूद थे। बाकी अफराद तो बैरून मुल्क ही थे। पिछली ईद जैसी रौनक इस पर वहां नहीं थी। सालार ने तैयबा को उसकी ईद की शॉपिंग करवाने के लिए कहा था, और वो बड़े ही बुझे हुए दिल के साथ उनके साथ चली तो गई थी, लेकिन पिछली ईद जैसा इश्तियाक इस बार उसे कपड़ों के लिए नहीं था। इस्लामाबाद आकर ये भी पहली बार हुआ था कि उसने गेस्ट रूम की खिड़की से लगकर अपने घर वालों में से किसी के नजर आने का इंतजार भी नहीं किया था। और आखिरकार ईद आ चुकी थी। ईद की सुबह पहले की तरह इस बार भी वो सालार की कॉल पर ही उठी थी। वो मॉन्ट्रियल में अपना सेशन खत्म करके कुछ देर पहले होटल आया था। परदेसियों की भी ईद क्या खाक ईद होती है अपने खानदान से दूर। कुछ सालार की भी ईद ऐसी ही थी। तभी वो अपना मूड बेहतर करने के लिए इमामा से पूछने लगा कि कौन से कपड़े पहन रही हो तुम आज। उसने मुबारकबाद देने के बाद उससे पूछा,
तभी उसने चिढ़ के बोला कि तुम्हें बताने का कौन सा कोई फायदा है। उसने बेड के क्राउन के साथ पुश टिकाते हुए बोला, अरे भाई मैं तसव्वुर करना चाह रहा हूं कि तुम कैसी लग रही हो। हाँ तसव्वुर, मेरे सामने तो तुमने मेरे कपड़ों को कभी गौर से देखा तक नहीं, और अब वहां बैठकर क्या तसव्वुर करोगे तुम, बहुत ही बुरी इमेजिनेशंस है तुम्हारी। तभी सालार ने उससे कहा, इमामा हम कम से कम आज आर्ग्यू नहीं करेंगे। सालार ने मुदाखलत करते हुए जैसे पेशगी जंग बंद करने का ऐलान किया। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें और क्या चाहिए आज? फ्लावर्स और केक तो मम्मी से मैंने कहा है तुम्हारे लिए, कुछ और चाहिए? नहीं, वो बेहद उदास थी। अच्छा ये तो बताओ कि मुझे मिस तो नहीं कर रही तुम? सालार ने मजाक किया था, लेकिन उसने जैसे उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया था। उसने अपनी आस्तीन के साथ आंखों को रगड़कर साफ करने की कोशिश की थी और वो उसकी खामोशी पर गौर किए बगैर बात कर रहा था। कनाडा में ईद पहले ही हो चुकी थी और वो ईद के दिन भी कॉन्फ्रेंस अटेंड करता रहा। वो जिंदगी में कई ईदें इसी तरह गुजार चुका था। पिछली ईद उसे कम से कम इस ईद वाले दिन अपनी मसरूफियात की वजह से याद नहीं आ सकी थी, लेकिन पिछली ईद इमामा को पिछले 2 दिन से तंग कर रही थी। उसने कोशिश की थी कि उसकी आवाज बात करते हुए ना भर आए। ये अहमकाना चीज थी, बाकी चीजों पर तो रोना ठीक था ना उसके लिए, लेकिन कम से कम वो उसके सामने उसके ना होने के लिए नहीं रो सकती थी। वो बड़ी शर्मिंदगी महसूस करती अगर वो ये जान जाता कि खैर वो अब उसे फ्लाइट का बता रहा था। देखो तुमने मुझे अभी तक कपड़ों का कलर नहीं बताया। सालार को बात करते करते याद आया, तुमने मम्मी के साथ जाकर कपड़े तो लिए थे ना? हाँ लिए हैं मैंने, जो आज पहनूंगी वो हेजल ग्रीन है। हेजल ग्रीन? वो बेख्तियार अटका, वो तो आंखें होती है ना? आंखों का कलर होता है, हमेशा की तरह उसने तस्हीह की। आज मैं जेनिफर की आंखों को गौर से देखूंगा। उसने डिनर पर अपनी किसी साथी का नाम लिया और तभी इमामा ने चौंक कर कहा, क्यों? क्योंकि उसकी आंखों में मुझे अपनी वाइफ के कपड़ों का कलर नजर आएगा। वो संजीदा था और वो बेख्तियार हंस पड़ी। हाँ शुक्र है इमामा, तुम्हें पता है जब से मैं यहाँ आया हूं आज पहली बार तुम हंसी हो। सालार ने उसकी हंसी को नोटिस किया था। और शादी के बाद इतने महीनों में ये पहला कलर है जिसे तुमने आइडेंटिफाई किया था, और वो भी किसी औरत की आंखों की वजह से। तो तुम जेलस हो रही हो? वो भी हंस पड़ा था। हाँ अब बस यही तो एक काम रह गया मेरे करने के लिए। उसने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, यानी नहीं हो रही हैं या फिर नहीं हो सकती? वो पूछ रहा था और वो जवाब न दे सकी। उसकी खामोशी पर वो हंसा था। अब इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? वो कुछ जुज़बुज़ हुई थी। बस अपनी खुशफहमी पर हंसा हूं। तुम कम से कम किसी औरत से मेरे लिए तो जेलस नहीं हो सकती। उसे तंग कर रहा था और वो जानती थी उसका इशारा रमशा की तरफ था। बातें मत बनाओ, अच्छा तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि कब आ रहे हो तुम? उसने बात बदलना बेहतर समझी और वही घिसा पिटा सवाल किया जो वो उससे करती आ रही थी। तब भी सालार को समझ नहीं आ रही थी कि उसका कितनी शिद्दत से इंतजार कर रही है। अजीब बात है। खैर इसी के साथ ये सीन हुआ खत्म। जी अगले सीन में इमामा की खुशियां वापस आने वाली हैं। क्यों? क्योंकि सालार वापस आ रहा है। इमामा ईद के दूसरे दिन रात की फ्लाइट से वापस लाहौर आ गई थी। क्यों? क्योंकि अगली रात 8 बजे की फ्लाइट से सालार वापस आ रहा था। वो ज़ूद रंजी और हसासियत जो पिछले 4 हफ्तों से उसे नाखुश रखी हुई थी, वो यकदम जैसे कहीं गायब हो गई थी। और 4 हफ्ते के बाद बिलाखिर उसने केक का वो टुकड़ा और वो कैन डिस्पोज ऑफ कर दिए। अगर फुरकान को सीधा हॉस्पिटल से एयरपोर्ट ना जाना होता तो वो खुद उसे रिसीव करने चली जाती। वो कुछ इतनी ही एक्साइटेड हो रही थी। 9:45 पर बिलाखिर डोर बेल बजी और उसे दरवाजे तक पहुंचने में सेकंड्स लगे थे। वो इस कदर खुश थी कि वो खुद ही सोचने लगी, खुदाया क्या खुशी इसको कहते हैं जो उस शख्स के चेहरे पर पहली नजर डालते मैंने महसूस की है। उसने दरवाजा खोलकर डोर हैंडल पर अपना कपकपाता हुआ हाथ रखते हुए सालार को देखकर सोचा था। फुरकान से बातें करता दरवाजा खुलने की आवाज पर वो सीधा हुआ और उन दोनों की नजरें मिली।
वही गर्म जोश मुस्कुराहट जिसकी वो आदी थी और हमेशा की तरह सलाम में भी पहल उसी ने की थी। वो उसे देखते ही चंद लम्हों के लिए तो जैसे साकित ही हो गई थी। ए मामा, सामान की डिलीवरी देने आया हूं, चेक कर लो कोई ब्रेकेज या डैमेज तो नहीं है। फुरकान ने एक सूटकेस खींचकर अंदर ले जाते हुए उसको छेड़ा और सालार मुस्कुराया था। इमामा ने सलाम का जवाब देने की कोशिश की थी, लेकिन उसके गले में कोई गिरा लगने लगी थी। बात गले की गिरा तक रहती तो ठीक थी, लेकिन आंखों में पानी कैसे और क्यों आ गया था। वो आगे बढ़ा और उसने हमेशा की तरह उसे गले लगाया जैसे वो ऑफिस से आने की बात करता था। बेख्तियार बेसाख्ता आंसू का एक और रेला आया। यही चीज तो वो ढूंढती फिर रही थी पिछले 4 हफ्तों से, सालार की मौजूदगी का एहसास। तभी सालार ने उससे पूछा कि भाई कैसी हो तुम। उसने उसके चेहरा और आंसू देखते हुए ये कहा, अरे क्या हो गया। वो ठटका और सूटकेस अंदर ले जाते हुए फुरकान ने पलट कर देखा। वो मैं अभी सलाद के लिए प्याज काट रही थी ना, तो इसलिए उसने कुछ घबराहट में मुस्कुराने की कोशिश करते हुए भर्राई हुई आवाज में कहा था, और फिर शायद उसे खुद ही ये बहाना कमजोर लगा। वो सिर में भी कुछ दर्द था और फ्लू था, इसलिए। वो फुरकान की मुस्कुराती हुई नजरों से कुछ गड़बड़ाई थी। खैर, सालार ने फुरकान को नजरअंदाज किया और उससे कहा, तो यार कोई मेडिसिन लेनी चाहिए थी ना तुम्हें। वो मैं कुकिंग रेंज पर कुछ रख कर आई हूं, मैं आती हूँ। वो रुके बगैर किचन में चली आई। उसके सामने खड़े रहकर उससे नजरें मिलाकर झूठ बोलना बड़ा मुश्किल हो गया था। सिंक में चेहरे पर पानी के छिपा के मारने के बाद उसने कुछ पानी पिया। आवाज की थरथराहट सिर्फ इसी तरह खत्म हो सकती थी। वो दोनों अब उसके अकब लाउंज में किचन काउंटर के पास खड़े बातें कर रहे थे और उनमें से कोई भी उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। अपना चेहरा किचन रोल से थपथपाकर उसने चंद गहरे सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया। अरे भाई बैठ जाओ, खाना खाकर ही जाना। वो लाउंज में आई तो सालार फुरकान से कह रहा था, नहीं यार इस वक्त तो नहीं, खाने पर बच्चे इंतजार कर रहे होंगे मेरा, कुछ दिनों के बाद चलेंगे कहीं डिनर के लिए। वो बैरूनी दरवाजे की तरफ जाते हुए बोला और सालार दरवाजे तक उसे छोड़ने गया। वो किचन में आकर खाने के बर्तन निकालने लगी। वो दरवाजे से वापसी पर किचन में सेलफोन पर बात करते हुए आया था और फोन पर सिकंदर थे। इमामा ने उसे किचन काउंटर पर रखी पानी की बोतल को खोलते देखा। फोन कंधे और कान के बीच दबाए उसने बोतल का ढक्कन खोला और इमामा ने उसके ग्लास की तरफ जाने से पहले एक ग्लास निकाल कर उसके सामने काउंटर पर रख दिया। सालार के हाथ से बोतल लेकर उसने ग्लास में उसके लिए पानी डाला। सालार ने सिकंदर से बात करते हुए सर के इशारे से उसका शुक्रिया अदा किया और फिर पानी का घूंट भरते हुए कहा, इमामा पापा खैरियत पूछ रहे हैं तुम्हारी। फ्रिज का दरवाजा खोलते हुए मुस्कुराई, मैं अब ठीक हूं। सालार ने उसके जुमले पर गौर किए बगैर सिकंदर तक उसका जुमला पहुंचा दिया। काउंटर पर पड़े सलाद में से सेब का एक टुकड़ा कांटे से उठाकर मुंह में डालते हुए वो उसी तरह फोन पर सिकंदर से बात करते हुए किचन से निकला। इमामा ने उसे टेरेस का दरवाजा खोलकर टेरेस के पौधों पर नजर दौड़ाते देखा। टेबल पर बर्तन रखते हुए उसकी आंखों में एक बार फिर नमी आने लगी। 1 महीने के बाद ये जगह उसे घर लगी थी और उसकी वजह घर में गूंजती वो आवाज और इधर से उधर जाता उसका वजूद था। बर्तन रखने के बावजूद वो जैसे बेख्तियारी के आलम में टेबल के पास खड़ी फोन कान से लगाए सालार को टेरेस पर इधर से उधर टहलते हुए देख रही थी। बात मोहब्बत की नहीं, आदत की थी। उसे उसकी आदत हो गई थी और आदत बाज दफा मोहब्बत से भी ज्यादा जानलेवा साबित होती है। उसे अचानक ख्याल आया कि वो खाना खाने से पहले कपड़े तब्दील करेगा। वो बेडरूम में जाकर वो उसके लिए कपड़े निकालकर वॉशरूम में लटका कर आई। वो वॉशरूम से निकल रही थी जब वो बेडरूम में दाखिल हुआ। हाँ इमामा मैं शॉवर लेकर खाना खाऊंगा, उसने जैसे ऐलान किया था। वो ना भी कहता फिर भी वो जानती थी वो सफर से वापसी पर हमेशा नहाकर ही खाना खाता था। हाँ सालार मैंने तुम्हारे कपड़े और टॉवल्स रख दिए हैं और ये मैं तुम्हारे लिए नए स्लीपर्स लेकर आई थी। वो स्लीपर्स का डब्बा शू रैक से निकालते हुए बोली, अरे रहने दो ना इमामा, मैं खुद ही निकाल लूंगा। रिस्ट वॉच उतारते हुए उसने इमामा को मना किया। उसे कभी भी किसी दूसरे का अपने जूते उठाना पसंद नहीं था, वो जानती थी, लेकिन उसके मना करने के बावजूद वो स्लीपर्स निकाल लाई थी।
कुछ नहीं होता। उसने स्लीपर्स उसके पास रख दिए और अब वो बेड पर बैठा अपने जूते और जुराबें उतार रहा था और वो बेमकसद उसके पास खड़ी उसे देख रही थी। शादी के इतने महीनों में आज पहली बार वो इस तरह बेमकसद उसके पास खड़ी थी। सालार ने कुछ हैरानी से नोटिस किया था। अच्छा है मामा, ये येलो कपड़े तुमने मेरे इंतजार में पहने हैं क्या? उसने जुराबें उतारते हुए मामा को छेड़ा और वो बेवजह हंसी। वो मस्टर्ड को येलो कह रहा था, लेकिन आज उसने उसकी तस्वीर नहीं की और उसने आज भी उसकी तारीफ नहीं की थी, मगर उसे ये भी बुरा नहीं लगा था। नाइस स्लीपर्स। अपनी जुराबें और जूते उठाते हुए उसने स्लीपर्स पहने और इमामा से कहा, अरे मैं रखती हूं ना। इमामा ने जूते और जुराबे से लेने की कोशिश की। क्यों यार, पहले कौन रखता था? सालार ने कुछ हैरानी से उसे रोका और इमामा रुक गई। वाकई वो अपने जूते खुद उठाने, जूते शू रैक में रखते हुए उसने लॉन्ड्री बास्केट में जुराबे डाली और वॉशरूम में घुस गया। इमामा ने बेड साइड टेबल पर पड़ी उसकी रिस्ट वॉच और सेल फोन को देखा। हर खाली जगह भरने लगी थी। वो जब तक नहा कर आया, इमामा खाना लगा चुकी थी। सालार ने डाइनिंग टेबल पर नजर डालते ही बेख्तियार कहा, इमामा क्या क्या पका रखा है यार? जो जो तुम्हें अच्छा लगता है सालार, उसने सादगी से कहा। मुझे? वो कुर्सी खींचकर बैठते हुए टेबल पर फैली हुई डिशेस देखकर जैसे किसी सोच में पड़ा। तुमने अपना वक्त ही जाया किया है। कोई और वक्त होता तो वो पूरे दिन की मेहनत पर ऐसे बोले जाने वाले जुमले पर बुरी तरह से नाराज होती, लेकिन आज उसे कुछ बुरा नहीं लग रहा था। किसी बात पर गुस्सा नहीं आ रहा था। वो इतनी ही सरशार थी। मैंने अपना वक्त तुम्हारे लिए इस्तेमाल किया, उसने मध्यम आवाज में सालार की तस्वीर की। लेकिन तुम थक भी तो गई होगी ना? नहीं, क्यों थकूंगी मैं? उसने चावलों की डिश सालार की तरफ बढ़ाई। सालार ने उसकी प्लेट में हमेशा की तरह पहले चावल डाले। अपनी प्लेट के एक कोने में पड़े उन चावलों को देखकर उसका दिल भर आया था। तो इतने दिनों से ये एक चीज थी जिसे वो मिस कर रही थी खाने पर, और ये एक चीज नहीं थी। वो अब अपनी प्लेट में चावल डाल रहा था और 1 महीने के बाद वो उसके इतने करीब बैठी थी। खाना सर्व करते उसके हाथ देख रही थी। सफेद शर्ट की आस्तीनें मोड़े उसके हाथों ने हमेशा की तरह उसे अपनी तरफ मतवज्जा किया था। उसका दिल बेख्तियार उसके हाथ छूने को चाहा, लेकिन उसने बामुश्किल नजरें हटाई और खुद को संभालने की कोशिश की। उसके लिए वाकई में बहुत मुश्किल हो रहा था कि वो खाना खाए या बैठ के सिर्फ उसे देखती रहे। हाँ, तो इमामा तुम्हारी पेंटिंग्स मुकम्मल हुई? इतना बड़ा चार्ट प्लान तुमने बना रखा था, जो पेंडिंग काम थे मेरी वजह से, हुए कि नहीं? वो खाना शुरू करते हुए उससे पूछ रहा था और इमामा ने चौंक कर टेबल पर पड़ा कांटा और चम्मच उठाया। कौन सी पेंटिंग्स? उसने बेख्याली में कहा और वो ठटका। तुम बना रही थी ना कुछ? उसने याद दिलाया। अच्छा छोड़ो ना, ये भी लो। जवाब देने के बजाय उसने एक और डिश उसकी तरफ बढ़ाई। अच्छा ये बताओ, डर तो नहीं लगा तुम्हें यहाँ अकेले रहते हुए? सालार ने उससे पूछा। अच्छा ये बताओ, खाना अच्छा है ना? इमामा ने एक बार फिर जवाब कबूल किया और वो मजीद झूठ नहीं बोल सकती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो सच नहीं बोल सकती थी। ये भी कोई पूछने वाली बात है, हमेशा अच्छा होता है। वो मुस्कुराया था। अच्छा ये तो बता दो कि कितने नॉवेल्स पढ़े तुमने? वो स्टुपिड घटिया नॉवेल्स, वो पूछ रहा था। अरे ये भी लो ना। उसने एक और डिश सर्व की। तुम्हारी फ्लाइट ठीक रही? इससे पहले कि उससे कोई मुश्किल सवाल करता, उसने पूछना जरूरी समझा था। हाँ, ओवरऑल कुछ बम्पी रही, लेकिन ठीक ही थी, उसने बताया। और कॉन्फ्रेंस भी अच्छी रही तुम्हारी? एक्सीलेंट, बहुत अच्छी, उसने बेख्तियार कहा। अच्छा बिमामा, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी क्या रूटीन थी यहाँ? वो उसे मौजू से हटाने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं रही थी। मेरी रूटीन? वो सोच में पड़ी। हाँ, यही कि क्या क्या करती रही तुम सारा दिन? वो अब चपाती का टुकड़ा तोड़ते हुए पूछ रहा था। वही जो पहले करती थी मैं, उसने नजरें चुराकर एक और डिश उसकी तरफ बढ़ाई। लेकिन तब तो बहुत ज्यादा वक्त होता होगा ना तुम्हारे पास? उसने कुरेदा था। हाँ बिल्कुल, सारी शाम सारी रात। वाह, फिर तो ऐश हो गए होंगे तुम्हारे तो। हाँ
अपनी प्लेट में कौरमा निकालते हुए उसने मुस्कुरा कर कहा और इमामा ने जवाब देने के बजाय अपनी प्लेट को देखा जिसमें चीजों का ढेर बिल्कुल उसी तरह से पड़ा था और उससे कुछ खाया नहीं जा रहा था। सालार को इतनी रगबत के साथ खाते देखकर उसे यूं लग रहा था जैसे उसका पेट भर रहा हो। वैसे यार तुम एक काम करती तो सईदा अम्मा को यहाँ ले आती, सालार ने यकदम उससे कहा और उसे पता नहीं क्या ख्याल आया था। हाँ मैंने कहा था उनसे, लेकिन तुम्हें तो पता है वो इतने दिनों के लिए अपना घर नहीं छोड़ सकती, उसने जवाब दिया। या दैट्स अंडरस्टैंडेबल। सालार ने खाना खाते हुए बेख्तियार एक नवाला उसकी तरफ बढ़ाया। वो आखिरी लुकमा हमेशा उसे खिलाता था। एक लम्हे के लिए वो ठटकी, फिर उसने लुकमा मुंह में ले लिया लेकिन वो उसे चबा नहीं सकी। वो लुकमा जैसे आखिरी हद साबित हुआ और वो बेख्तियार रो पड़ी। वो पानी पीते पीते यकदम रुक गया। क्या हुआ इमामा? वो हक्का बक्का था, होंठों पर हाथ रखे वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोती गई। अरे अरे इमामा हुआ क्या है, बताओ तो, ऐसे क्यों रो रही हो, क्या हुआ? वो बुरी तरह बदहवास हुआ। कम से कम इस वक्त इस तरह की गुफ्तगू के दौरान आंसू उनकी वजह तलाश नहीं कर सका। एक दफा आंसू बह जाने के बाद सब कुछ आसान हो गया था। मजीद रोना, बेबसी का इजहार और कमजोरी का एतराफ। अब मजीद दीवारें खड़ी रखने की जरूरत नहीं थी। फॉर गॉड्स सेक, तो मुझे पागल कर दूंगी, हुआ क्या है बताओ तो। सब कुछ ठीक तो रहा है ना मेरे बाद? किसी ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? इमामा बताओ हुआ क्या है? वह मुकम्मल तौर पर हवास बाख्ता था और टिश्यू पेपर से आंखें रगड़ते हुए इमामा ने खुद पर काबू पाने की कोशिश करते हुए सर हिलाया। तो फिर रो क्यों रही हो तुम? सालार मुतमईन नहीं हुआ था। ऐसे बस मैं तुम्हें बहुत मिस करती रही इसलिए, वो कहते कहते फिर रो पड़ी। आखिरकार उसने कह ही दिया। बहुत ही ज्यादा उसे शर्मिंदगी महसूस हुई जब उसने ये एतराफ किया था और सालार को ये लगा कि उसे सुनने में कुछ गलती हुई थी। क्या? किसको मिस किया तुमने? तुम्हें और किसे? उसने सर झुकाकर रोते हुए कहा और वह चंद लम्हों के लिए साकित हो गई। मुझे? लेकिन मुझे किस लिए? ये बेयकीनी की इंतहा थी। वो रोते रोते ठटकी, उसने सर उठाकर उसे देखा, फिर बेहद खफकी ख्यालों में टेबल से अपनी डिनर प्लेट उठाते हुए वो किचन की तरफ बढ़ गई। हाँ मेरा दिमाग खराब हो गया था इसलिए। वो कुछ नहीं बोल सका उसके जवाब में। शादी के तकरीबन 4 माह में उसने पहली बार ये जुमला उससे कहा था, वरना वो आई लव यू के जवाब में भी थैंक यू कहने की आदत थी। आखिरकार सैलाब बहा ही दिया बच्ची ने। वह बर्तन उठाकर अंदर ले जा रही थी और सालार बिल्कुल हैरान सा पानी का ग्लास हाथ में लिए उसे अपने सामने से बर्तन हटाते देख रहा था। वो उसके रोने से कभी इतना हवास बाख्ता नहीं हुआ था जितना उसकी इस मामूली से एतराफ से हो गया था कि वो उसे मिस कर रही थी। वाकई वो शॉक ना होता तो और क्या करता। वो 4 हफ्ते पहले बड़े धड़ल्ले से उसे कह रही थी कि, और पानी का ग्लास हाथ में लिए बुत की तरह कुर्सी पर बैठे कोई उसके सामने जैसे किसी मुअम्मा के टुकड़े तरतीब देने लगा था। वो 4 हफ्ते बाहर रहकर उसके जिस रवैये को समझने की कोशिश में नाकाम हो गया था, वो अब आखिर में उसे समझ आ रहा था। ये नाकाबिले यकीन था कम से कम उसके लिए कि इमामा उसे, वो अपने सामने भी उन अल्फाज को दोहरा नहीं पा रहा था। इस कदर नायाब थे वो, या वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था उससे। उसने गर्दन मोड़कर उसे देखा। वो किचन में इधर से उधर जाते हुए इसी तरह आंखें रगड़ते हुए चीजें समेट रही थी। वो ग्लास टेबल पर रखकर किचन में आ गया। वो फ्रिज से स्वीट डिश निकाल रही थी। सालार ने उसके हाथ से डोंगा पकड़कर काउंटर पर रख दिया और कुछ कहे बगैर उसे गले से लगा लिया। वो ग्लास टेबल पर रखकर किचन में आ गया और वो फ्रिज से स्वीट डिश निकाल रही थी। सालार ने उसके हाथ से डोंगा पकड़कर साइड पे रखा और उसके सामने बैठ गया। बड़ी नरमी से, यूं जैसे तलाफी कर रहा हो या फिर माजरत कर रहा हो। वो खफकी से किचन से तो निकलना चाहती थी, लेकिन सालार उसके सामने आ खड़ा हुआ। फिलहाल दुनिया में वो वाहिद शख्स था जो उसका इस कदर ख्याल रखता था। अब बरसात फिर से होने लगी थी। उसकी आदतें खराब कर रहा था, किसी पैरासाइट की तरह उसे अपना मोहताज कर रहा था।
वहां खड़े दोनों के दरमियान एक लफ्ज का भी तबादला नहीं हुआ, कोई माजरत, कोई इजहार मोहब्बत, कुछ भी नहीं। जिंदगी के इस खेल में लफ्ज फालतू थे जिसमें वो लीड कर रहे थे। बरसात थमने लगी थी और वो हाथ से गाल और आंखें खुश करते हुए से अलग हो गई। और कोई बात नहीं है, दरअसल मैं घर में अकेली थी तो इसलिए मैं तुम्हें मिस करती रही। इनकार, इकरार, एतराफ और फिर इनकार, ये मशरकी औरत की जिंदगी का दायरा था और वो भी इसी दायरे में घूमने लगी थी। झूठ की जरूरत फिर से आन पड़ी थी। अपने इर्द गिर्द खड़ी दीवार के शगाफ को उसने फिर से भरना शुरू कर दिया। हाँ, सही कह रही हो, अकेला हो ना बंदा तो ऐसे ही होता है। सालार ने उस झूठ को सच बनाने में इसकी मदद की और इमामा का हौसला बढ़ा। और भी एक बात, मेरे दांत में दर्द था तो इसलिए भी मुझे रोना आ गया। वो अटकी और फिर उसने कहा, हाँ मुझे अंदाजा है दांत का दर्द बहुत तकलीफदेह होता है, एक दफा तो मुझे भी हुआ था। मैं जानता हूं इंसान की क्या हालत होती है उसमें। इमामा एक दूसरे के सामने खड़े वो नजरें मिलाए बगैर झूठ बोल रहे थे। अब वो अटकी। अब तीसरा झूठ उसके जहन में नहीं आ रहा था और जिस सवाल आ रहा था उसने वही पूछा, सालार तुमने मुझे मिस नहीं किया? वो फिर गली के उसी मोड़ पर आ खड़े हो गए थे। सच बताऊं, हर दिन, हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड उसकी आंखों में आंखें डाले कह रहा था और इमामा की आंखों में जैसे सितारे झलमिलाने लगे थे। बाज़ दफा हम कोई फिलॉसफी, कोई हकीकत नहीं सुनना चाहते, बस वही रिवायती बातें सुनना चाहते हैं जिन्हें फिल्म के पर्दे और किताब के सफे पर हम हजारों बार पढ़ते और हंसते हैं। वो भी रिवायती बातें कर रहा था, वही जुमले जो इस वक्त उसके मुंह से वो सुनना चाहती थी। 4 हफ्ते तुम्हारे साथ नहीं था, अगर तुम्हारा ख्याल ना आता तो मैं तो मर ही जाता। और इमामा के हो गए शुरू नखरे। जी नहीं, तुम झूठे हो, वो भराई आवाज में रोते हुए हंसी थी। हाँ, और तुम भी, सालार ने बेसाख्ता जताया और वो रोते हुए हंस रही थी या फिर हंसते हुए रो रही थी, समझना मुश्किल था। लेकिन 4 माह में पहली बार सालार के लिए वो बरसात काबिले एतराज नहीं थी। इतने अरसे में पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो बरसात उसे कभी भी डुबो सकती है। और इसी के साथ ये सीन हुआ खत्म। वो उसी रात बेड पर उससे चंद इंच दूर करवट के बल लेटे कोहनी तकिए पर टिकाए उससे बातें कर रही थी। अगले सीन में वो उसी रात बेड पर उससे चंद इंच दूर करवट के बल लेटे कोहनी तकिए पर टिकाए उससे बातें कर रही थी। 1 महीने के दौरान इकट्ठी हो जाने वाली सारी बातें, यानी बेमकसद बेमायनी चीजों और वाकयात की तफसीलात, किसकी कॉल आई, किससे उसकी क्या बात हुई, मुलाजिमा ने उसे क्या कहा, टीवी पर चलने वाले किसी प्रोग्राम में उसने क्या देखा, कौन से मैगजीन में उसने क्या पढ़ा, और टेरेस पर रखे कितने पौधों पर नए फूल निकले, फुरकान और नौशीन के बच्चे कितनी बार उसके घर आए, वो नौशीन के साथ कितनी बार बाजार गई, क्या खरीदा और क्या पसंद नहीं आया। उसे अंदाजा भी नहीं हुआ कि सिर्फ वही बोल रही थी और सालार बिल्कुल खामोश लेटा उसका चेहरा देखते हुए से सुन रहा था। और वो खामोश सामे पल के झपकाए बगैर सिर्फ उसके चेहरे को देख रहा था। उसकी आंखों के तासरात, उसके चेहरे पर झलकने वाले रंग, उसके होंठों की हरकत, बात करते हुए उसकी हंसी की खिलखिलाहट, उसके चेहरे पर खिलने वाले रंग, वो जैसे सिनेमा के फ्रंट रो में बैठा हुआ एक सहरज़दा नाजिर था। और जब वो बातें करते करते थकती तो फिर कहती, अच्छा चलो आप सो जाते हैं। और ये वो जुमला था जो शायद वो 25 दफा कह चुकी थी। अभी वो सोने ही लगे थे कि अचानक से मामा को एक और बात याद आ गई और उसे कहने लगी, अच्छा मैंने तुम्हें ये बताया था कि, और इतने में उन्होंने आजान की आवाज सुनी। मामा कहने लगी कि ये कौन सी आजान हो रही है। वो बात करते हुए चौंकी, दूर कहीं से उसे आजानों की आवाजें सुनाई दे रही थी। फजर की, सालार ने पुरसुकून अंदाज में कहा। वो बुरी तरह गड़बड़ाए, ओह माय गॉड, फजर हो गई और तुम्हें तो सोना चाहिए था, तुम तो थके हुए हो, मुझे पता ही नहीं चला, तुम मुझसे कह ही देते यार। वो बुरी तरह से नादिम हो रही थी।
अरे भाई मुझसे कहना चाहिए था ना, तुम्हें क्यों नहीं कहा तुमने सालार? क्या कहता? वह पुरसुकून था, यही कि तुम सोना चाहते हो। लेकिन मैं तो सोना नहीं चाहता था। लेकिन मुझे तो वक्त का पता नहीं चला, कम से कम तुम्हें ही बताना चाहिए था मुझे। वो वाकई शर्मिंदा हो रही थी। और तुम्हारा ख्याल है कि मुझे वक्त का एहसास हुआ था? अच्छा यार तुम सो जाओ अब, और आई एम सॉरी, कितनी फजूल बातें की मैंने। तुम भी क्या सोच रहे होगे मेरे बारे में? उसे अब वाकई में एहसास हुआ था वो कितनी देर से अकेली ही बोल रही थी और वो हूं हाँ तक नहीं कर रहा था। नहीं, मैं नमाज पढ़कर सोऊंगा अब, और मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि आज तुमने मुझसे इतनी बातें कैसे कर ली। तुमने तो गौर से सुनी भी नहीं होंगी ना मेरी बातें। वो कुछ शर्मिंदगी से मुस्कुराई। एक एक बात सुनिए, चाहो तो शुरू से दोहरा देता हूँ। आज तुमने जब जब जो जो कहा मुझे याद है और मैं हमेशा याद रखूंगा। उसका लहजा हमवार था, लेकिन आंखों में कोई तासुर था जिसने चंद लम्हों के लिए इमामा को बांधा था। और एक और बात कहूँ, इसी तरह बातें करोगी ना तो हर रात जाग सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए। और इमामा ने नजरें चुरा ली। बाज दफा उससे नजरें मिलाना, उसकी बातों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता, और बाज दफा उससे जिंदगी के बारे में भी कुछ कहना मुश्किल हो जाता जो वो उसके साथ गुजार रही थी। उसे कुछ दूर हटते उसने तकिए पर सर रख दिया और वो अब सीधी लेट चुकी थी। साइड टेबल पर पड़े सेलफोन के यकदम बजते अलार्म को बंद करते हुए सालार ने उसकी तरफ करवट ली और कोहनी के बल नीम दराज उसने इमामा से कहा, यार कुछ और बताना है तुमने? इमामा ने उसका चेहरा देखा, वो संजीदा था। नहीं, उसने मदम आवाज में कहा। अच्छा तो सुनो, आई लव यू। जवाबन सालार के जुमले ने चंद लम्हों के लिए उसे साकित किया। उसके पास था, उसकी आंखों में देख रहा था जैसे जवाबन उससे कुछ सुनने की ख्वाहिश रखता हो। इमामा ने कभी उसकी आंखों को इतनी आसानी से नहीं पढ़ा था। शायद वो इतना करीब था इसलिए वो जैसे अपनी आंखों से उसे हिप्नोटाइज किए हुए था। थैंक यू। वो बेख्तियार हंसा। एक गहरा सांस लेकर एक लम्हे के लिए आंखें बंद करते हुए उसने जैसे घुटने टेक दिए थे। बास ख्वाहिशें कोशिश से पूरी नहीं होती और बास सवालों का कोई जवाब नहीं मिल पाता। शायद उसका ख्याल था कि वो भी आज आई लव यू के रिप्लाई में आई लव यू टू कह देगी, लेकिन उसने हमेशा की तरह थैंक यू ही कहा। वैसे वहां पे कोई और खातून होती तो यकीनन वो सालार से इजहार मोहब्बत ही करती, लेकिन ये इमामा हाशिम थी, उसका इजहार तशक्कुर ही काफी था। और इसके बाद वो फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठ गया और साथ ही ये सीन हुआ खत्म। सालार इमामा की जिंदगी में वापस आ चुका था। उसे दोबारा से हर चीज अच्छी लगने लगी थी। मूड स्विंग्स भी खत्म होना शुरू हो गए थे। उसकी जिंदगी में जो कमी थी सालार की, जिसे हर चीज देखते हुए उसे सालार की याद सताती थी, अब वो शख्स उसके पास मौजूद था। और इन 4 हफ्तों के गैप ने इमामा को रियलाइज करवा दिया था कि सालार उसके लिए क्या था। अगले एपिसोड के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको एपिसोड कैसी लगी और कौन सा डायलॉग आपका सबसे ज्यादा फेवरेट था या कौन सा सीन। अल्लाह हाफिज।